Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my lecture number 7 for the students of BS English 4th semester. My subject is Victorian novel, and today I'm going to discuss a new novel, Wuthering Heights. आज अपने इस लेक्चर नंबर 7 में हम एक नया नॉवेल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वॉथरिंग हाइट्स, और ये इमिली ब्रॉन्ते का लिखा हुआ नॉवेल है। नॉवेल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इमिली ब्रॉन्ते से मुतलिक पढ़ेंगे कि वो कौन खातून थी और उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या था। तो आइए अल्लाह के नाम से आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। Emily Bronte, in full Emily Jane Bronte, was born on January 30, 1818 in Thornton, Yorkshire, England। 1818 में यॉर्कशायर में इसकी पैदाइश होती है, यानी ये विक्टोरियन एज की राइटर है। She was an English novelist and poet who produced only one novel, Wuthering Heights, 1847। अच्छा, इस इमिली ब्रॉन्टे की खसूसियत यह है कि बेसिकली तो ये पोइटेस थी, शी वॉज अ पोइटेस, शायरा थी ये, और नॉवेल से पहले इसकी शायरी की बुक पब्लिश हुई थी जो कि इमिली ब्रॉन्टे और इसकी सिस्टर दोनों ने मिलकर पब्लिश करवाई थी। कुछ पोइम्स इसकी थी, कुछ पोइम्स इसकी बहन की थी, लेकिन इसकी पोइम्स को, इमिली ब्रॉन्टे की पोइम्स को ज़्यादा पसंद किया गया था। उसके बाद 1847 में, इसी साल में इसने अपना नावल द वॉथरिंग हाइट्स पब्लिश करवाया, जो कि इसकी ज़िंदगी का आखिरी काम साबित हुआ। और ये एक नावल, सिर्फ एक ही नावल इसको एज अ नावलिस्ट मशहूर कर गया, और हमने यही नावल पढ़ना है जो कि इसकी ज़िंदगी का एक वाहिद शाहकार है। बाकी नावलिस्ट ने तो दर्जनों के हिसाब से नावल्स लिखे, लेकिन इस खातून के हिस्से में एक नावल आया और वो एक ही नावल कमाल था। तो एनीवे, इसके नावल को पढ़ने से पहले हम इसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करें। इट इज़ नाउ कंसिडर्ड अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नहीं, एक लाइन रह गई। इट इज़ हाईली इमेजिनेटिव वर्क ऑफ पैशन एंड हेट सेट ऑन द वॉथरिंग हाइट्स, वॉथरिंग मोर्स। इट इज़ नाउ कंसिडर्ड अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये नावल जब लिखा गया तो तब तो लोगों ने इसको पसंद नहीं किया था, लेकिन आज के दौर में, या यूं कह लें कि इसकी वफ़ात के बाद, इसी नावल को इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिक की हैसियत हासिल है। और इसकी सेटिंग यॉर्कशायर के मूर्स में है, पहाड़ी इलाके, शहर से दूर वीराने, जहाँ पे मूर्स यानी खाना बदोश किस्म के लोग, जिप्सी किस्म के लोग रहा करते थे। इमिली वॉज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स, बट द record of her life is extremely meager, for she was silent and reserved and left no correspondence of interest। ये 3 सिस्टर, वैसे तो ये टोटल 6 बहन भाई थे, लेकिन इन 6 में से 3 को लिटरेचर से लगाव था। ये 3 बहनें लिखने का काम करती थी, अदब से लगाव रखती थी, लेकिन इनमें जो शोहरत इमिली ब्रॉन्टे को हासिल हुई वो इसकी बाकी 2 सिस्टर्स को हासिल नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इसकी ज़िंदगी के हालात, इसके हालात ज़िंदगी बहुत वाज़ेह नहीं हैं, और उसकी रीजंस बयान की गई कि ये खातून बड़ी खामोश तबीयत की थी। एंड हर सिंगल नावल डार्कन्स रेदर देन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। और इसकी ज़िंदगी का एक नावल इसकी ज़िंदगी के हालात को मज़ीद मुबहम कर जाता है, गैर वाज़ेह कर जाता है। शी डाइड ऑन December 19, 1848 इन यॉर्कशायर, और 19 दिसंबर 1848 में इसकी वफ़ात होती है। सिर्फ 30 साल की इसने ज़िंदगी पाई। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से ये वफ़ात पा गई थी। 30वें साल के, अपनी ज़िंदगी के 30वें साल में इसको सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद वो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में कन्वर्ट हो गई, और इस तरह से इस खातून की वफ़ात हो गई। अब इमिली ब्रॉन्टे की लाइफ से मुतलिक हम ज़रा मुख्तसर सा पढ़ेंगे, बहुत लॉन्ग नहीं लिखा मैंने। इमिली ब्रॉन्टे was the
fifth out of six children. Her father, Patrick Bronte, was an Irishman. In 1820, he became rector of Haworth, ये गांव का नाम है, and he spent the rest of his life there. 6 बहन भाई थी ये कुल, और 1820 में इसका वालिद पैट्रिक ब्रॉन्ते एक रेक्टर बनता है एक गांव हावर्थ के चर्च में, और वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, पूरी फैमिली ने अपनी सारी ज़िंदगी उसी गांव में बसर कर दी. After the death of their mother in 1821, the children were left very much to themselves in the bleak moorland rectory. और इनकी ज़िंदगी का ये भी अलमिया है कि 1820 में ये लोग गांव में शिफ्ट होते हैं. 1821 में इनकी वालदा वफात पा जाती है, और इसके बाद इसके वालिद ने दोबारा शादी नहीं की. हाँ, एक मरतबा शादी की कोशिश की थी, मगर हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द लेडी. तो ये 5 बहनें, एक भाई, ये टोटल 6 बहन भाई बग़ैर वालदा के ज़िंदा रहे, और शहर से दूर गांव में, पहाड़ी इलाके में ये रहते थे. The children were educated during their early life at home, except for a single year that Charlotte and Emily spent at the Clergy Daughters School at Cornbridge in Lancashire. 1 साल के लिए ये 2 बहनें शार्लेट और इमिली ब्रॉन्टे लैंकेस्टरशायर जाती हैं, जहाँ पर एक स्कूल में उन्होंने 1 साल के लिए तालीम हासिल की थी. In 1835, when Charlotte secured a teaching position at Miss Waller's school at Roe Head, Emily accompanied her as a pupil but suffered from homesickness and remained only 3 months. In 1838, Emily spent 6 exhaustive months as a teacher in Miss Patty's school at Law Hill near Halifax and then resigned. तो इस पैराग्राफ में 4 या 5 लाइंस के पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि इमिली ब्रॉन्टे को अपनी सोशल लाइफ से, यानी शहर से दूर पुरसकून ज़िंदगी से बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी. वो शहर आती है एक मरतबा 1 साल तालीम हासिल करने के लिए, एक मरतबा अपनी बहन के साथ एज अ प्यूपिल उसी की शागिर्द बनकर स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए आती है, मगर बामुश्किल उसने 6 माह बसर की और फिर वो वापस चलेगी, क्योंकि वो होम सिकनेस का शिकार हो गई थी, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि वो घर से दूर रहकर उदास हो गई थी. इस तरह से पता चला कि इस खातून को अपनी सराउंडिंग्स से, अपने रूरल एटमॉस्फेयर से बड़ा लगाव था. टू कीप द फैमिली टुगेदर, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं जी. टू कीप द फैमिली टुगेदर एट होम, Charlotte planned to keep a school for girls at Haworth. Okay. हैवर्थ, शार्लेट ने, जो कि इसकी बहन थी, उसने एक स्कूल बनाने का फैसला किया उसी गांव में. इन February 1842, she and Emily went to Brussels to learn foreign languages and school management at the pension hire. Although Emily pined for home, यहाँ पर लफ्ज़ pine का मतलब होगा उदास होना, ख्वाहिश करना, and for the wild moorlands, it seemed that in Brussels she was better appreciated than Charlotte. और यहाँ पर भी ये अपनी बहन पर सबकत ले जाती है. जब ये ब्रसल्स शहर में जाते हैं तो शार्लेट अपनी बहन, यानी ये लड़की इमिली ब्रॉन्टे अपनी बहन शार्लेट के साथ वहाँ पर गई थी. उनका मकसद था फॉरेन लैंग्वेज सीखना और स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स करना. लेकिन इमिली ब्रॉन्टे वहाँ पर भी अपने घर के माहौल से दूर होकर अपने घर के माहौल की बड़ी ख्वाहिश करती थी. उसको अपने गांव की बड़ी याद आती थी, और ये अपनी बहन शार्लेट की निस्बत ज़्यादा सराही गई वहाँ पर, अगरचे ये खामोश तबीयत थी. नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ. Her passionate nature was more easily understood than Charlotte's decorous temperament. इसकी बहन शार्लेट तो ज़रा डेकोरस टेम्परामेंट की थी, यानी बनाव सिंगार और मेकअप रख रखाव पर बड़ी तवज्जो देती थी, जबकि इमिली बड़ी खामोश तबीयत, सादा मिजाज की लड़की थी. In October, however, when her aunt died, Emily returned permanently to Haworth. और इसके बाद ये लड़की हावर्थ में अपने गांव में वापस आ गई, मुस्तकिल वापस आ गई जब इसकी खाला की वफ़ात हुई. In 1845,
Charlotte came across some poems by Emily, and this led to the discovery that all three sisters, Charlotte, Emily, and Anne, had written verse. तो ये इन तीन बहनों के नाम हैं जिनको ब्रोंते सिस्टर्स भी कहा जाता है। इन तीनों ने लिटरेचर के लिए काम किया। A year later they published jointly a volume of verse poems by Currer, Ellis and Acton Bell. The initials of these pseudonyms being those of the sisters, it contains 21 of Emily's poems, and a consequence of later criticism has accepted the fact that Emily's verse alone reveals true poetic genius. लीजिए यहाँ पर भी इमिली ब्रोंते सबकत ले जाती है। जब इमिली की पोइम्स डिस्कवर की उसकी बड़ी बहन ने, यहाँ पर एक चीज़ को अपनी बड़ी तवज्जो से सुनना है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि ये लड़की इमिली बड़ी खामोश तबीयत थी, अपने आप को दूसरों के साथ शेयर नहीं करती थी, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करती थी। इत्तफाक से इसकी बहन शार्लेट को इसकी पोइम्स मिली, घर में कहीं पड़ी हुई, लिखी हुई, तो उनको पता चला कि तीनों बहनें शायरी करती थी। फिर इन तीनों ने मिलकर अपने लिए एक किताब, अपनी पोइट्री की, अपनी नज़मों की किताब पब्लिश करवाई। जब वो किताब मार्केट में आई तो पता चला कि इसमें इमिली की पोइम्स ज़्यादा पसंद की गई हैं। द वेंचर कॉस्ट द सिस्टर्स अबाउट 50 pounds in all and only 2 copies were sold. कुल 50 पाउंड सर्फ हुए, खर्च हुए इस किताब को पब्लिश करवाने में, लेकिन सिर्फ 2 कॉपीज इसकी फरोख्त हुई। बाय मिडसमर ऑफ 1847 Emily's Wuthering Heights and Anna's Agnes Grey had been accepted for joint publication by J. Cotsley Newby of London. ये एक पब्लिशर का नाम है जी जिसने नॉवेल उनके लिए पब्लिश करवाए थे। एक नॉवेल इसकी बहन एन का था और दूसरा इमिली ब्रोंते का नॉवेल था, बट पब्लिकेशन ऑफ 3 volumes was delayed until the appearance of their sister Charlotte's Jane Eyre, which was immediately and hugely successful. ओके इसकी तीसरी बहन शार्लेट ने भी अपना एक नॉवेल पब्लिश करवाया। तो इन तीनों बहनों के 3 नॉवेल्स, यानी तीनों का एक एक नॉवेल बाय वक्त पब्लिश हुए, और यहाँ पर इसकी बहन शार्लेट सबकत ले जाती है, उसका नॉवेल ज़्यादा पसंद किया गया। वॉल्डरिंग हाइट्स व्हेन पब्लिश इन दिसंबर 1847 डिड नॉट फेयर वेल, उसको ज़्यादा पसंद ना किया गया। क्रिटिक्स वर हॉस्टाइल, calling it too savage, too animal-like and clumsy in construction. क्रिटिक्स ने कहा कि ये तो बड़ा ही जालिमाना नॉवेल है, क्योंकि इसके बाद जब हम समरी पढ़ेंगे तो इसकी समरी में हम देखते हैं कि इस नॉवेल में सीरियसनेस, संजीदगी है और ट्रेजेडी है। तो क्रिटिक्स ने इस बिना पर इसके नॉवेल को पसंद ना किया। इब्तिदा में Emily's health began to novel in English soon after the publication of her novel, Emily's health began to fail rapidly. She had been ill for some time, but now her breathing became difficult. वो पहले से बीमार थी लेकिन अब उसको सांस की प्रॉब्लम हो गई, and she suffered great pain. अब वो बड़ी तकलीफ में रहने लगी। She died of tuberculosis in December 1848, और फिर 1848 में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में मुब्तला होकर ये लड़की वफात पा जाती है। और इस तरह से इसने सिर्फ एक नॉवेल लिखा अपनी ज़िंदगी में। अब इमिली ब्रोंते की लाइफ हिस्ट्री का मैं खुलासा आपके लिए कर देता हूँ ताकि बात थोड़ी सी समझ आ जाए। हमें पता चला कि इमिली ब्रोंते गांव की रहने वाली थी। गांव का माहौल, खामोशी और कुदरती मनाजिर इसको बहुत पसंद थे। ये खामोश तबीयत थी, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर ना किया करती थी। यहाँ तक इसकी पोइम्स इत्तफाक से इसकी बहन शार्लेट ने डिस्कवर की। दूसरी चीज़, जब ये शहर जाती है तो शहर की ज़िंदगी के साथ ख़ुद को एडजस्ट ना कर पाई और अपने गांव को याद करते रही, अगरचे वहाँ पर इसको ज़्यादा सराहा गया इसकी बहन शार्लेट की निस्बत। जब पोइट्री पब्लिश की गई तो इसकी पोइम्स ज़्यादा पसंद की गई, वहाँ भी वो अपनी बहन पर सबकत ले गई। जब ये ब्रसल्स जाते हैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए, वहाँ भी इमिली को ज़्यादा पसंद किया गया, इमिली ब्रोंते को ज़्यादा पसंद किया गया इसकी बहन शार्लेट की निस्बत। और फाइनली जब इसने एक नावल लिखा तो उस नावल में इसकी बहन शार्लेट सबकत ले जाती है। इमिली ब्रोंते का नावल ज़्यादा पसंद ना किया गया
क्योंकि उसमें क्रूएलिटी थी, जुल्म था, संजीदगी थी, मिजाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मगर बाद में आफ्टर हर डेथ इस नावल को पसंद किया गया और ये इसकी ज़िंदगी का वाहिद शाहकार बनकर रह गया। तो ये तो थी जी इमिली ब्रोंते की लाइफ हिस्ट्री। अब आगे हम इसके नावल की तरफ आते हैं, और नावल से पहले एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये तस्वीर आपको एक इमेज देती है जिस सेटिंग में ये नावल लिखा गया है। इमिली ब्रोंते के नावल वॉदरिंग हाइट्स, जहाँ जिस सेटिंग में तस्वुर करके लिखा गया है, ये वहाँ की एक तस्वीर है, क्योंकि इमिली ब्रोंते जिस जगह पर रहती थी वो इलाका, वो गांव भी कुछ इसी तरह का था। शहर से दूर था, वीराना था, आबादी ना होने के बराबर थी, पहाड़ थे और शदीद सर्द इलाका था, और कुदरती मनाजिर थे, खूबसूरती थी, कुदरत की खूबसूरती। अच्छा जी, अब ब्रीफ समरी। सबसे पहले इस समरी से पहले मैं एक चीज़ आपके लिए वाज़े कर दूं कि इस नावल का नाम वॉदरिंग हाइट्स आपको बड़ा डिस्टर्ब करता होगा। इसका मतलब भी आपको आसानी से डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। मुझे नेट पे तलाश करना पड़ा, डिक्शनरी में नहीं मिला था। कहा गया कि लफ्ज़ वॉदरिंग यॉर्कशायर एक्सेंट से ताल्लुक़ रखता है। यॉर्कशायर की इंग्लिश का लफ्ज़ है ये। लफ्ज़ तो इंग्लिश का ही है, लेकिन यॉर्कशायर के इलाके में जो जिस तर्ज की इंग्लिश बोली जाती है, ये उस मुआशरे का लफ्ज़ था। और लफ्ज़ वॉदरिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, रोरिंग विंड्स, तेज़ हवा, जो शोर के साथ हवा चलती है, जिसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि हवा का अपना शोर होता है, या तूफ़ानी हवा उसको कह सकते हैं। तो वॉदरिंग हाइट्स मतलब तेज़ हवाओं, तूफ़ानी हवाओं की बुलंदी। अब ये नावल बड़ा पेचीदा सा नावल अपनी कहानी के हिसाब से, इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये सारा नावल बयान किया गया है। कोई एक शख्स इसको बयान करता है और हम वो कहानी सुन रहे हैं। यानी इस नावल की कहानी ओरिजिनली प्रैक्टिकली डेवलप नहीं हो रही, किसी की ज़ुबानी सुनाई जा रही है। पुराने वाक़यात हैं जो कि रूनुमा हो चुके हैं। कैरेक्टर्स और उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ याद रखना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इस समरी को पढ़ने के दौरान मैं अपनी रूटीन के मुताबिक रुक रुक कर इसकी वजाहत करता चला जाऊँगा, ताकि आपको इसकी बेहतर समझ आए। तो अल्लाह के नाम से इसको शुरू करते हैं। Emily Bronte's novel Wuthering Heights 1847 is an incredibly complex narrative. जैसे मैंने कहा कि इसको बयान किया गया है, ये एक नैरेटिव है, बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का नावल है। इट्स क्रैम्ड, इट इज, ये लफ्ज इट इज है जी, विद स्टोरीज विद इन स्टोरीज। इसको मैं दुरुस्त कर देता हूँ। इट इज क्रैम्ड विद स्टोरीज विद इन स्टोरीज, जनरेशंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये नावल कुछ इस तरह का है कि एक कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू हो जाती है, और ये नावल दो जनरेशंस की कहानी को, दो जनरेशंस की लाइफ हिस्ट्री को कवर करता है। यानी इतना लॉन्ग स्पैन है इस नावल का। मैनी ऑफ whom हैव द सेम नेम्स, और उनमें से कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी कुछ मिलते जुलते हैं, जिसकी बिना पर हमें और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है इस कहानी को समझने में। एंड फ्लैशबैक टू माइन्यूट प्लॉट डिटेल्स, और फिर इस नावल के प्लॉट की डिटेल्स की तरफ के मुतलिक फ्लैशबैक है, माजी से कुछ यादें ली जाती हैं अबाउट हाउ हु मैरिड whom। इट कैन बी अ लिटल डिफिकल्ट टू कीप ऑल द डिटेल्स इन माइंड, और इसकी तमाम तर डिटेल्स को जहन में रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रिवेंज, और क्या है कि ये सारा नावल एक रिवेंज, एक बदले की कहानी, और वो एक शख्स का बदला है जो कि दो ख़ानदानों को तबाह करता है। इट फॉलोज द लाइफ ऑफ Heathcliff, a mysterious, ugly, like gypsy like person। लो जी, Heathcliff इस नावल का मरकजी किरदार है, बट ही इज़ नॉट द हीरो, ही इज़ द विलन। फ्रॉम चाइल्डहुड अबाउट 7 year old, और ये नावल इस लड़के की कहानी है 7 साल की उम्र से लेकर बुढ़ापे तक की, इसकी उम्र की, इसकी ज़िंदगी की कहानी है, जिसमें जुल्म, नफरत, बदला, करप्शन भरी हुई है। टू हिज डेथ इन हिज लेट 30s, Heathcliff rises in his
adopted family and then is reduced to the status of a servant. Heathcliff को किसी खानदान ने, किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया था क्योंकि ये यतीम बच्चा था। जब इसकी उम्र 7 साल थी, किसी ने इसको अडॉप्ट किया, गोद लिया, उस खानदान में पला बढ़ा। जब बड़ा हो गया तो इसको एक सर्वेंट की हैसियत दे दी गई। वो इसकी ज़िंदगी की एक ट्रेजेडी थी और यहीं से इसने बदला लेने का फैसला किया था। रनिंग अवे व्हेन द यंग वुमेन ही लव्स डिसाइड्स टू मैरी अनदर। और उसी खानदान की बेटी जिसके साथ ये मोहब्बत रखता था, बल्कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे, जब उस लड़की ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया, किसी और से शादी कर ली, तो ये घर से भाग गया था। ही रिटर्न्स लेटर, बाद में वापस आया, रिच एंड एजुकेटेड, तालीम याफ्ता होकर, कुछ पैसा कमाकर, एंड सेट्स अबाउट गेनिंग हिज रिवेंज ऑन द टू फैमिलीज दैट ही बिलीव्ड रूइंड हिज लाइफ। और इसने इन दोनों खानदानों से बदला लेने का फैसला किया था, वो दो खानदान जो कि इसके ख्याल में इसकी तबाही का सबब बने थे। एक वो खानदान जिसमें इसने ज़िंदगी बसर की थी, जिन्होंने इसको पाला, इसकी परवरिश की, और दूसरा वो ख़ानदान जिसमें इसकी महबूबा ने जाकर शादी कर ली थी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज़ द फियरस एंड पैशनेट लव बिटवीन कैथरीन एंड हीथक्लिफ। ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं जी। हीथक्लिफ का जिक्र ऊपर मुख्तसर आ चुका है, जिसको मैंने हीरो नहीं कहा, मैंने कहा जी ये इसका विलन है। और दूसरी उसकी महबूबा कैथरीन है। इन दोनों में मोहब्बत बड़ी ज़बरदस्त थी और यही इस पूरे नावल का सेंट्रल पॉइंट है। बाकी तो कहानी बिखरी हुई है। ऑल्दो सोशल कन्वेंशंस प्रिवेंट देम फ्रॉम मैरिंग, सोशल कन्वेंशंस की बिना पर, समाज और मुआशरे की बिना पर कैथरीन हीथक्लिफ से शादी ना कर सकी, क्योंकि एक तो वो यतीम था, गोद लिया हुआ लड़का था, ले पालक था, फिर उसके पास ना तालीम थी ना पैसा था, और आखिरी बात ये कि वो जिस घर में पला था, जहाँ उसकी परवरिश हुई थी, वो वहीं का नौकर था, मुलाजिम था। तो मुलाजिम के साथ शादी करना, मुआशरा क्या कहेगा, ये वजह थी। लोग क्या कहेंगे, ये वजह थी कि कैथरीन ने उससे शादी ना की। और इसी एक वजह ने उसको, इस एक वजह ने, इसके अलावा भी एक और रीज़न थी जो कि हम आगे इसकी समरी में पढ़ेंगे। इन दो वजूहात ने उसको फोर्स किया था कि वो दो ख़ानदानों को तबाह कर दे। Although social conventions prevented them from marriage, their obsession with one another continues even beyond the grave। यहाँ तक कि कब्र तक उनकी ऑब्सेशन, एक दूसरे से मोहब्बत जारी रहती है, क्योंकि इन दोनों की कब्रें साथ साथ थी, इनको बराबर बराबर दफन किया गया। लो जी, अब चैप्टर वाइज समरी है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स की समरी, जिसको प्रोलॉग कहा गया है। प्रोलॉग यानी इब्तदाई है। ये प्रोलॉग जेफरी चौसर वाला नहीं है। Mr. Lockwood, a rich man from the south, has rented Thrush Cross Grange in the north of England। थ्रश क्रॉस ग्रैंग एक इलाके का नाम है। इस इलाके में एक फार्म हाउस किराए पर लिया एक शख्स जिसका नाम मिस्टर लॉकवुड लिखा गया है। इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड फॉर पीस एंड recuperation। Soon after arrival, he visits his landlord, Mr. Heathcliff। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने लैंडलॉर्ड मिस्टर हीथक्लिफ से मिलने के लिए जाता है। हीथक्लिफ जो कि इस जगह का, इलाके का मालिक था, और मिस्टर लॉकवुड ने उससे ये जगह किराए पर ली थी। Who lives in the remote moorland farmhouse called Wuthering Heights। और ये कहीं एक गांव में रहता था, कहीं दूर मूरलैंड में रहता था, और उस जगह का नाम वुदरिंग हाइट्स था। He finds the inhabitants of Wuthering Heights to be a strange group। जब ये शख्स यानी लॉकवुड उधर जाता है तो उसने देखा कि वहाँ के रहने वाले लोग, यानी इसका मालिक मकान और इसकी फैमिली वाले, बड़े अजब से थे। मिस्टर Heathcliff appears a gentleman, but his manners and speech suggest otherwise। बज़ाहिर तो हीथक्लिफ जेंटलमैन लगता था, लेकिन इसका गुफ्तगू का अंदाज, इसके तौर तरीके, इसका रख रखाव कुछ और ही बताता था। तो ये लाइन हमें बताती है, हमें बिफोर टाइम एक गेस दे देती है कि मिस्टर हीथक्लिफ का कैरेक्टर कैसा होगा। ही वॉज अ मैन विद नेगेटिव कैरेक्टर। द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस इज इन हर लेट टीन्स। और इस घर की जो मालिकिन है
वो टीनेजर है अभी, यानी 18-19 साल की है। एंड अट्रैक्टिव बट रिजर्व, बड़ी दिलकश खूबसूरत सी लड़की है लेकिन बड़ी रिजर्व, अपने आप तक महदूद रहने वाली। इवन र्यूड वुमेन, बल्कि वो अपने मिजाज में एक तल्ख औरत है। एंड देयर इज अ यंग मैन हु अपीयर्स टू बी वन ऑफ द फैमिली ऑल्दो ही ड्रेसेस एंड टॉक्स लाइक अ सर्वेंट। और वहाँ एक नौजवान लड़का इसको दिखाई दिया जो कि लिबास तो पहने हुए था मुलाजमों जैसा, लेकिन था इस फैमिली का मेंबर, लेकिन लिबास उसका बड़ा खस्ता हाल था। बीइंग स्नोड, अब चूंकि बर्फबारी हो रही थी बाहर, इन द बीइंग स्नोड इन, अब चूंकि वो शख्स बर्फबारी में फंस गया था, स्नो इन बर्फ में फंस जाना। और किसका जिक्र हो रहा है, ये मिस्टर लॉकवुड की बात हो रही है। ही हैज टू स्टे द नाइट एंड इज शोन टू unused chamber where he finds books and graffiti from a former inhabitant of the farmhouse called Catherine. उसको एक कमरा दिया गया जहाँ पर कुछ किताबें पड़ी हुई थी, और वो कमरा यहाँ की पुरानी रिहायशी कैथराइन का था। तो ये कैथराइन वही है जी जिससे मिस्टर, किधर गया उसका नाम, भूल गया मुझे, सॉरी नाम मुझे भूल गया है, जिससे बड़ी मोहब्बत थी इस शख्स को। When he falls asleep, his dreams are prompted by his person, and he has a nightmare where he sees her as a ghost trying to get in through the window. रात उस कमरे में सोए हुए इसको ख्वाब आता है। उसने देखा कि इसी खातून कैथराइन का भूत खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की बंद है। ही अवेक्स एंड इज अनेबल टू रिटर्न टू स्लीप, वो सो ना सका इसके बाद सारी रात। सो एज सुन एज द सन राइजेस, फिर जैसे ही सूरज निकलता है, ही इज एस्कॉर्टेड टू थ्रस क्रॉस ग्रैंग बाय हीथ क्लिफ। हाँ जी, हीथ क्लिफ, ये नाम मुझे भूल गया था। तो हीथ क्लिफ और कैथराइन एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे, और मिस्टर लॉकवुड को कैथराइन के कमरे में सोने की जगह दी गई थी। तो जब सुबह होती है तो ये मिस्टर हीथक्लिफ के साथ अपने इलाके की तरफ वापस चल निकलता है। देयर ही आस्क्ड हिज हाउसकीपर एलिन टू टेल हिम द स्टोरी ऑफ द फैमिली फ्रॉम द हाइट्स। घर वापस आकर उसने घर की मुलाजमा एलिन से पूछा कि ये किस तरह के लोग हैं, हीथ क्लिफ फैमिली किस तरह के लोग हैं। तो उसकी मुलाजमा एलिन अब उसको सारी कहानी सुनाती है, और अब अगला जितना भी नावल है वो सारा एलिन की जुबानी नरेशन है, नरेटेड नावल है। तो इन फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हमें सिर्फ मिस्टर लॉकवुड से मुतारिफ करवाया गया है, या फिर हीथ क्लिफ का कैरेक्टर मुख्तसर हमारे सामने पेश किया गया है। हमें पता चला कि लॉकवुड एक किराएदार है जिसने थ्रेस स्कोर्स ग्रेन का इलाका एक फार्म हाउस किराए पर लिया है। हीथ क्लिफ उसका मालिक है। हीथ क्लिफ देखने में तो डिसेंट लगता है, लेकिन वो अपने मिजाज से, अपनी बातों से, अपने रख रखाव से अच्छा शख्स नहीं दिखता। लॉकवुड को एक रात उनके घर पर ठहरना पड़ता है, जहां उसने एक डरावना ख्वाब देखा, कैथराइन का भूत देखा। सुबह होते ही वो अपने फार्म हाउस की तरफ वापस आता है, और घर वापस आकर वो मुलाजमा एलिन से पूछता है कि हीथ क्लिफ फैमिली से मुतल्लिक मुझे बताओ, ये कैसे लोग हैं। अब आगे कहानी शुरू हो जाती है जी एलिन के जुबानी। द चाइल्डहुड ऑफ हीथ क्लिफ, अच्छा जी, हीथ क्लिफ लड़के का बचपन बयान किया जा रहा है जब वो 7 साल का था, जहां से नॉवल की कहानी शुरू होती है। द स्टोरी बिगिंस 30 years ago when Earnshaw family lived at Earns, EARNSHAW Shaw, Earnshaw, नहीं जी, ओके। तो कहा गया कि एक फैमिली खानदान था, अर्नशॉ फैमिली उसका नाम लिखा गया है। वो वॉदरिंग हाइट्स में रहते थे। कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड फादर, इस फैमिली में माँ और बाप, हिंजले उनका बेटा, अ बॉय ऑफ 14 एंड 6 year old कैथराइन, और उनकी 6 साल की बेटी कैथराइन रहती थी। यानी 2 मियाँ बीवी, 2 उनके बच्चे, 4 अफराद पर मुश्तमिल ये छोटी सी फैमिली थी जो कि वोदरिंग हाइट्स में रहते थे। मिस्टर अर्नशॉ
finds a homeless gypsy-like boy of about 7 whom he decides to adopt as his son. एक दिन मिस्टर अर्नशॉ को एक लड़का 7 साल का मिला। ये शख्स अर्नशॉ कहीं विजिट पर गया था, किसी इलाके से गुजर रहा था, वहाँ उसको ये 7 साल का लड़का मिला जो कि जिप्सी लाइक था। जिप्सी खाना बदोशों को कहते हैं। बाप नहीं था इस लड़के का। मिस्टर अनशॉ को उस पर तरस आ गया। उसने इसे गोद ले लिया, अपने घर ले आया, इसकी परवरिश करी। ही नेम हिम हीथ क्लिफ, और मिस्टर अनशॉ ने इस लड़के का नाम रखा हीथ क्लिफ। हिंसले, who finds himself excluded from his father's affection by his newcomer। जब ये लड़का हीथ क्लिफ उनके ख़ानदान में आता है तो इसके अपने बेटे हिंडले ने महसूस किया कि इसका बाप यानी अर्शॉ इस पर तवज्जो नहीं देता था, बल्कि ये जो नया लड़का, नया बच्चा उनके ख़ानदान में आया था उस पर ज़्यादा तवज्जो हो रही थी। लिहाजा हिंडले ने इस लड़के हीथ क्लिफ से नफरत करना शुरू कर दी। क्विकली लर्न्स टू हेट हिम बट कैथराइन ग्रोज वेरी अटैच टू हिम। लेकिन उसकी बहन कैथराइन इससे दोस्ती कर लेती है। वो 6 साल की थी, ये 7 साल का था। सून हीथ क्लिफ एंड कैथराइन आई लाइक ट्विंस स्पेंडिंग आवर्स ऑन द मूर्स टुगेदर। जल्द ही ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कई कई घंटे वहाँ वीराने में, मूर्स में घूमते फिरते रहते थे, खेलते रहते थे। व्हेन मिस्टर अनशॉ डाइज, हिंसले बिकम्स मास्टर ऑफ वोदरिंग हाइट्स। अनशॉ की वफात के बाद उसका बेटा हिंसले इस फार्म हाउस का, इस इलाके का मालिक बन गया। डेफिनेटली उसी को मालिक बनना था। एंड फोर्सेस हीथक्लिफ टू बिकम अ सर्वेंट इंस्टेड ऑफ अ मेंबर ऑफ द फैमिली। और उसने हीथक्लिफ को कहा कि अगर तुझे यहाँ रहना है तो हमारा मुलाजिम, हमारा नौकर बनकर रहना होगा, हम तुम्हें अपना फैमिली मेंबर नहीं तस्लीम करेंगे। क्योंकि ये लड़का हिंडले बचपन से उससे नफरत रखता था। हिंडले ने महसूस किया था कि जब से हीथक्लिफ उनकी फैमिली में आया उसके वालिद ने हिंडले पर तवज्जो देना छोड़ दी है। मतलब बचपन की एक नफरत उसके दिल के किसी कोने में छुपी हुई थी। तो जब बाप की वफात के बाद ये अपनी इस्टेट का, जायदाद का मालिक बना तो उसने अपनी नफरत का खुलकर इजहार किया। ये यूं कहें कि बदला लिया और उसने हीथक्लिफ को अपना सर्वेंट, अपना नौकर बना लिया। ओके, अब ये जो पैराग्राफ मैंने रेड किया हुआ है ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल आपके लिए पढ़ देता हूँ। हीथक्लिफ एंड कैथराइन को कहा गया कंटिन्यू टू रन वाइल्ड एंड इन नवंबर, अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हिंसलेस रिटर्न, दे मेक देयर वे टू थ्रश क्रॉस ग्रैंड। उन्हीं के इलाके का नाम है। अच्छा, दूसरी तरफ ये था कि हिंडले तो हीथक्लिफ से नफरत रखता था, जबकि हीथक्लिफ और कैथे की आपस में बड़ी दोस्ती थी। और हिंडले की रिटर्न की बात होती है। हिंडले की वापसी कहाँ से हुई थी? इसको इसके बाप ने स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए। वहाँ से ग्रेजुएशन करके जब ये वापस आता है तो उसी दौरान में इसके वालिद की वफ़ात हो गई। ये अपनी तालीम पूरी करके घर वापस आया। घर वापस आए तो बाप की वफ़ात हो गई। ये अपनी इस्टेट का, जायदाद का मालिक बन गया, क्योंकि विरासत में अब ज़ाहिर है कि मलकियत इसी के हाथ आनी थी। और इस सारी सिचुएशन के दौरान क्या सिचुएशन कि हिंडले का तालीम मुकम्मल करके वापस आना, इसके वालिद की वफ़ात हो जाना, इस दौरान में हीथक्लिफ और कैथे के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे और वो अक्सर अपने इलाके में यूं ही घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते थे। इन द इनहेबिटेंट्स एज दे वॉच द चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ एडगर एंड एजिबेला लिंटन, द चिल्ड्रन ऑफ द ग्रैंग। और वो ग्रैंग के बच्चों, ये ग्रैंग एक शख्स का नाम है, ये आगे आने वाला एक चैप्टर, आगे आने वाला एक कैरेक्टर है जो कि अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। इसके बच्चे एजाबेल और लिंटन जो कि ग्रैंग के बच्चे थे, उनके साथ खेलते, उनकी मासूमियत को देखते। दे आर स्पॉटेड एंड ट्राई टू एस्केप। फिर उनको किसी ने देख लिया, पकड़ लिया और उन्हें भागने की कोशिश की। हीथक्लिफ और कैथे की बात हो रही है। कैथराइन हैविंग बीन कॉट बाय अ डॉग, एक कुत्ते ने उसको काट लिया। ब्रॉट इनसाइड एंड हेल्प व्हाइल हीथक्लिफ इज सेंट होम। तो कैथे को वहाँ पकड़ लिया जाता है। ग्रैंग ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो उसके
कुत्ते के काबू में आ गई थी, उसको वहां पर रखा गया जबकि हीथक्लिफ को वापस भेज दिया गया। 5 weeks लेटर कैथराइन रिटर्न टू वोदरिंग हाइट्स। 5 हफ्तों बाद ये लड़की वापस अपने घर आती है, बट शी हैज नाउ चेंज लुकिंग एंड एक्टिंग एज अ लेडी। लेकिन अब उसका रवैया बदल गया था, अब वो औरतों का सा अंदाज अपना चुकी थी, अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी। शी लव्स एट हीथक्लिफ्स अनकेप्ट अपीयरेंस। अब वो इस लड़के हीथक्लिफ के लिबास पर हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है। अब ये अचानक तब्दीली 5 हफ्तों की कैसे हुई? उसकी वजह थी ग्रैंग। ये जो शख्स ग्रैंग था ये ज़रा अमीर बंदा था। इसके मुकाबले में हीथक्लिफ तो एक यतीम लड़का था, गोद लिया हुआ ले पालक लड़का था। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई अच्छा लिबास था, ना उसकी तालीम थी। तो जब कैथराइन ने 5 हफ्ते ग्रैग की फैमिली में गुजारे तो वापस आकर अब हीथक्लिफ उसको अच्छा नहीं लगता था, वो इसका मजाक उड़ाने लगी। हाँ, दिल में मोहब्बत ज़रूर थी। द नेक्स्ट डे कलिंटन विजिटेड द एडगर मेक्स फन ऑफ हिम एंड दे आर्ग्यू। अगले दिन लिंटन फैमिली के लोग उनके घर आते हैं विजिट पर, और एडगर एक लड़का है जी जिसने हीथक्लिफ का मजाक उड़ाया, उसकी गुर्बत, उसके गंदे लिबास का मजाक उड़ाया। उन दोनों के दरमियान कुछ तकरार भी हुई। हीथक्लिफ इज लॉक इन द एथिक बाय हिंसले। तो हिंसले ने हीथक्लिफ को ऊपर वाली गैलरी में बंद कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली हीथक्लिफ घर का मालिक था। सॉरी, गलत बोल गया। हिंसले घर का मालिक था, हीथक्लिफ मुलाजिम था। और घर आए मेहमान के साथ जब हीथक्लिफ का झगड़ा हुआ, तकरार हुई, तो उसने गुस्से में आकर अपने मुलाजिम को ऊपर वाली गैलरी में बंद कर दिया जब तक मेहमान नहीं चले जाते तब तक के लिए। इन द इवनिंग कैथराइन क्लाइम्स ओवर द रूफ टू कॉम्फर्ट हिम। कैथराइन छत पर जाती है और उसको दिलासा देती है। ही वॉज टू गेट हिज रिवेंज ऑन हिंसले। अब ये लड़का हीथक्लिफ कसम खाता है कि वो हिंसले से बदला लेगा। लो जनाब, ये एक वजह थी इसके विलन बनने की। एक वजह क्या थी कि हिंसले ने इसको नीचा दिखाया था। एक तो उसको अपने घर का मुलाजिम बना लिया, उसको फैमिली मेंबर नहीं माना। दूसरा, उसको ऊपर वाले कमरे में गैलरी में बंद कर दिया क्योंकि उसने घर आए मेहमान के साथ तकरार की थी। हीथक्लिफ को इस चीज़ पर गुस्सा आ गया। उसने फैसला किया कि वो हिंडले से बदला लेगा। हालांकि कैथराइन ने भी इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन बदला लेने के लिए उसने निशाना बनाया हिंसले को। इन द समर ऑफ द नेक्स्ट ईयर फ्रांसिस गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड। फ्रांसिस हिंसले की बीवी है और इस लड़के का नाम था हैरिटन, उसके बच्चे का नाम था, बट शी डाइज बिफोर द ईयर इज आउट। लेकिन इससे पहले कि साल ख़त्म होता वो वफात पागी। दिस लीड्स हिंसले टू डिसेंड इनटू अ लाइफ ऑफ ड्रंकननेस एंड वेस्ट। इसके बाद हिंसले अपनी बेगम के दुख में शराब पीने लगा, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने लगा। 2 years on and Catherine has become close friend with Edgar. एडगर वही लड़का है जिसका जिक्र हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, जहां पर मेरा कर्सर है। लिंटन फैमिली का लड़का था एडगर। तो 2 साल गुजरे तो ये 2 years on एंड कैथराइन हैज बिकम क्लोज फ्रेंड विद एडगर। ये लड़की कैथराइन एडगर की दोस्त बन गई। ग्रोइंग मोर डिस्टेंट फ्रॉम हीथक्लिफ। अब वो हीथक्लिफ से दूर होने लगी। एंड बिफोर लॉन्ग दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स लवर्स। और जल्द ही वो एक दूसरे के लवर्स बन गए। किन की बात हो रही है? कैथराइन और एडगर की। ये दोनों एक दूसरे के लवर्स बन जाते हैं। लेटर एडगर आस्क हर टू मैरी हिम एंड शी एक्सेप्ट्स। बाद में एडगर ने जब इससे कहा कि क्या वो उससे शादी करेगी तो उसने ये प्रपोजल कबूल कर ली। शी सेज दैट शी डज नॉट रियली लव एडगर। अब ये जो पैराग्राफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। उसने शादी से पहले कुछ गुफ्तगू की थी जो कि हीथक्लिफ ने मुकम्मल नहीं सुनी। शी सेज दैट शी डज नॉट रियली लव एडगर बट हीथक्लिफ। उसने कहा था कि वो एडगर से नहीं बल्कि वो हकीकत में हीथक्लिफ से मोहब्बत रखती है। अनफॉर्चुनेटली शी कुड नेवर मैरी द लेटर। लेकिन वो हीथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ स्टेटस, क्योंकि उसका स्टेटस अच्छा नहीं है। एंड एजुकेशन, उसके पास तालीम नहीं है। सोशल स्टेटस उसका बहुत लो है, वो तो मुलाजिम है, एक यतीम मुलाजिम। शी देयरफॉर प्लान्स टू मैरी एडगर एंड use that position to help raise
हीथक्लिफ स्टैंडिंग। उसने सोचा था कि वो एडगर से शादी करेगी क्योंकि एडगर एक अमीर लड़का था और फिर उसके पास जो पैसे होंगे उसके ज़रिए से वो हीथक्लिफ की मदद करेगी, उसको तालीम दिलवाएगी, उसका सोशल स्टेटस बेहतर करवाएगी, यानी उसके दिल में मोहब्बत थी। अनफॉर्चुनेटली हीथक्लिफ हैड ओवरहर्ड द फर्स्ट पार्ट अबाउट नॉट बीइंग एबल टू मैरी हिम एंड फ्लीज फ्रॉम द फार्म हाउस। उसने सिर्फ पहली गुफ्तगू सुनी थी, गुफ्तगू का पहला हिस्सा सुना था कि वो हीथक्लिफ से शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो एक मुलाजिम है। ये सुनकर वो घर से भाग गया। ही डिसअपीयर्स विदाउट ट्रेस। एडगर एंड कैथराइन आर मैरिड। ये लड़का हीथक्लिफ घर से भाग जाता है और एडगर और कैथराइन की आपस में शादी हो जाती है। अब यहाँ तक बज़ाहिर ये कहानी सीधी चल रही है। एक तरफ हीथक्लिफ है, दूसरी तरफ कैथराइन है और दरमियान में ये लड़का एडगर आ गया है जो कि उनकी मोहब्बत के दरमियान आ गया था। और कैथराइन ने खुद एडगर को दावत दी थी क्योंकि हीथक्लिफ बड़ा गरीब लड़का था, उसका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं था। अब ये इसकी ज़िंदगी की दूसरी ट्रेजेडी थी, दूसरा अलमिया था जिसकी बिना पर उसने बदला लेने का दूसरा फैसला किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं यहाँ पे कहानी को स्टॉप कर रहा हूँ। आज हमने इस नॉवेल वॉदरिंग हाइट्स के लिखने वाले यानी इमिली ब्रोंटे की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ा, उस पर तबसरा भी किया मुख्तसर सा। इस नॉवेल के अप्स एंड डाउन्स से मुतलिक हमने मुख्तसर पढ़ा कि ये बड़ा पेचीदा नॉवेल है, रूखा फीका है, इसमें मिजाह नहीं है, ये नफ़रत और बदले वाली कहानी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा पढ़ा भी। इस लेक्चर को जारी रखेंगे, कल इंशाल्लाह इसकी समरी को ख़त्म करेंगे और अगर हो सका तो इसके साथ ही हीथक्लिफ के कैरेक्टर को भी कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।